आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए वाष्प दाब की गणना। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने वाष्पशील विलेय के लिए गणना किया था। वहां पर हमने जाना था कि किसी दो वाष्पशील विलेय को मिलाएंगे तो उसके लिए वाष्प दाब क्या होगा। तो आज हम जानेंगे कि अवाष्पशील विलेय मिला देने पर किसी विलयन में उसका वाष्प दाब बढ़ता है, घटता है, क्या होता है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो टॉपिक का नाम क्या है? अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब। अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब। अब हमने आपको शुरू में बता दिया था कि हम अवाष्पशील विलेय के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो विलयन होता है ये दो भागों में बटा हुआ होता है। कौन कौन सा? विलेय, जिसको हमने नाम दिया था बी, और एक होता है विलायक, जिसको आप लोग कहते हो ए। अब यहाँ पर जो हमारा विलेय है ये कैसा है? अवाष्पशील है। ये कैसा है? अवाष्पशील, यानी कि इसका कोई भी वाष्प नहीं बनेगा, अवाष्पशील है। और ये जो विलायक है ये कैसा है? वाष्पशील है। ये कैसा है? वाष्पशील है। यदि हम इसका एग्जांपल दिखाएं आपको, इसका एग्जांपल हमने बताया था आपको कि क्या होता है, जैसे कि यूरिया, फार्मूला क्या? NH2CO NH2, एटॉमिक वेट 60। ठीक। दूसरा ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में जानते हैं। तो ग्लूकोज क्या है? C6H12O6, एटॉमिक वेट कितना? 180। उसके बाद हमने बताया था आपको सुक्रोज, तो सुक्रोज क्या? C12H22O11, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 342। कहने का मतलब क्या है कि यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, इन सब के कारण कोई भी वाष्प नहीं बनेगा। ये सभी कैसे हैं? अवाष्पशील हैं। इनका जो एटॉमिक वेट है 60 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल। और वही हम बात करें वाष्पशील विलेय की, तो वाष्पशील विलेय मतलब इसके कारण ही हमारा क्या बनेगा? वाष्प, जिसके बारे में हम जाने थे कि H2O होता है, मिथेनॉल होता है, इथेनॉल होता है, बेंजीन होता है, टॉलुइन होता है, C6H5CH3। अब टॉलुइन क्या होता है? तो बेंजीन रिंग है, ऐसा बेंजीन रिंग, इसके ऊपर आप CH3 को ऐसे डाल दोगे तो ये क्या है? हमारा टॉलुइन। तो ये सभी हमारे कैसे हैं? वाष्पशील विलायक है, यानी कि इनके कारण ही वाष्प बनेगा और इनके कारण वाष्प नहीं बनेगा। अवाष्पशील है मतलब इसका वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं, वेपर ही नहीं बनेगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? 0। और अगर बात करें वाष्पशील की, तो इसका वाष्प बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर 0 के इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ तक नोट कर लीजिए। और अब समझते हैं कि यदि सर इन दोनों को यदि हम मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं यदि बच्चों, तो वाष्पशील और अवाष्पशील को मिला देने पर विलेय तो बन जाएगा, विलायक और विलयन तो बन जाएगा। लेकिन क्या जो विलयन का वाष्प दाब है ये बढ़ेगा कि कम होगा कि वैसा ही रहेगा? इसके बारे में हम समझते हैं। तो पहले इतनी बातों को नोट करें। नोट कर लियो तो मिटाते हैं हम। तो चलिए सीखते हैं क्या कहा हमने कि विलेय जो है हमारा अवाष्पशील है, विलायक है वाष्पशील, दोनों को मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम क्या करेंगे? इनका वाष्प दाब की गणना करेंगे। तो हमने ले लिया विलायक, और विलायक हमारा हम ले लेते हैं ये इस प्रकार से, हमारा विलायक हमने ले लिया विलायक, और इसके सरफेस पर क्या है? ए मॉलिक्यूल है, और इसको हमने ऊपर से क्या कर दिया है? बंद करके रख दिया है। ये क्या है? ये हमारा है शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, शुद्ध द्रव विलायक ऐसा भी कह सकते हो ए। अब इसके जो आप हीट करोगे तो क्या होगा? वेपर बनेगा, बुलबुल 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 करके वेपर बनेगा। और इसी वेपर का जो हम प्रेशर नापेंगे ये क्या होगा? P0A, क्योंकि अकेला है विलायक और पूरा का पूरा अकेला है, मतलब कोई और भी नहीं है, तो अकेले का क्या होगा? P0A। और ये क्या है? शुद्ध विलायक ए का, या शुद्ध वाष्प दाब कह सकते हो, शुद्ध विलायक ए का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक ए का वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब। अब दूसरा तरफ हमारे पास क्या है? लिक्विड नहीं है, हमारे पास क्या है? सॉलिड है। और सॉलिड का क्या होगा? अवाष्पशील है, अवाष्पशील विलेय है हमारे पास, अवाष्पशील विलेय है हमारे पास बी। अब इन दोनों को जैसे हम मिलाएंगे, विलेय और विलायक दोनों को हम मिलाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा सर? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब विलयन। और विलयन में क्या होगा? कहीं पर ए होगा, कहीं पर बी होगा, कहीं पर ए होगा, कहीं पर बी होगा, कहीं पर ए होगा, कहीं पर बी होगा, ए और बी, ए और बी ऐसे होंगे।
ये हमारा क्या विलयन, ये हमारा क्या विलयन, और विलयन मतलब क्या विलायक प्लस विलेय, विलायक ए प्लस विलेय बी, विलायक ए प्लस विलेय बी, इन दोनों को मिला करके हमारा क्या बना है विलयन बना है। अब हमने क्या कहा कि विलायक था हमारा, ये प्योर वेपर था, यहाँ पर वेपर बन रहा था, वेपर बन रहा था, वेपर बन रहा था, तो इसका नाम दिया हमने पी नॉट ए। ये बी है जो कि वेपर नहीं बना रहा है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, सॉलिड होता है इस कारण से, लिक्विड तो होता नहीं है। तो अवाष्पशील विलेय को जैसे मैं इस विलायक में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, इस विलायक के सतहों के ऊपर कहीं कहीं पर क्या हो जाएगा, बी नाम का चीज भी आ जाएगा। अब जब मैं इसको हीट करूंगा तो यहाँ पर भी वेपर तो बनेगा, वेपर तो बनेगा, लेकिन किसके कारण बनेगा वेपर, इस विलायक के कारण, इस विलायक यानी कि ए के कारण बनेगा, बी के कारण नहीं बनेगा, बी के कारण नहीं बनेगा, बी क्योंकि क्या है खुद ही अवाष्पशील है। अब बी के स्थान पर क्या होगा, उसके नीचे में कहीं कहीं पर ए भी तो मिलेगा, जहां जहां बी ने स्थान कैचअप कर लिया है वहां वहां नीचे उसके क्या रहेगा, ए रहेगा। अब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा ये किसके कारण बन रहा है, ए के कारण बन रहा है, और यही पूरे विलयन का वाष्प दाब होगा, तो इसको हम नाम दे देते हैं पी ए, जो कि विलायक का वाष्प दाब का हो चाहे विलयन का वाष्प दाब का हो। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि बी के पास देखो, बी के पास क्या है, बी क्या वाष्पशील है, नहीं है, बी वाष्पशील नहीं है तो वाष्प बनेगा नहीं, और जो वाष्प बन रहा था ए उसको भी क्या कर देगा, वो नीचे डाल देगा, यानी कि हम तो जाएंगे नहीं और दूसरों को भी नहीं जाने देंगे, है ना, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुझे भी डुबा करके रखेंगे, ऐसा वाला सिचुएशन चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर वाष्प दाब में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा, क्योंकि शुद्ध विलायक में कोई था ही नहीं, केवल ए था सरफेस पर, तो सरफेस पर क्या होता, सभी के सभी ए वाष्प बन रहा था। यहाँ पर देखें जहां जहां बी ने ऑक्यूपाई कर लिया स्थान वहां पर ए नहीं पहुंच पाया, ए नहीं पहुंच पाया तो ए का जो स्थान है वो वाष्पशील नहीं होगा, और वाष्पशील नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर कम बनेगा, किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में। इस स्थान पर यदि हम कहना चाहें तो इस बात को हम ऐसा कहेंगे कि पी ए इज लेस देन पी नॉट ए, और ये बहुत ही हमारे लिए क्या है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पी ए जो है लेस देन है पी नॉट ए, क्योंकि यहाँ पर पूरा का सरफेस में ए था तो ये पूरे के पूरे वाष्प बन रहे थे, और यहाँ पर कहीं कहीं पर बी ले लिया, बी ने स्थान लेने के कारण क्या हुआ, वो तो जा नहीं रहा है तो दूसरों को भी जाने नहीं दे रहा है, इस कारण से यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके कारण यानी कि किसके कारण, कि अवाष्पशील विलेय मिलाने के कारण, अवाष्पशील विलेय मिला देने पर, अवाष्पशील विलेय मिला देने पर क्या हो रहा है, वाष्प दाब में कमी आ जा रही 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 है, कारण क्योंकि बी वाष्पशील नहीं है, तो बी ने जहां जगह घेरा वहां से ए निकल नहीं पाएगा, और ए निकल नहीं पाएगा तो वेपर प्रेशर कम बनेगा। ठीक, इतनी बातों को पहले नोट करते हैं। अब इसी संबंधित क्या किया था राउल्ट के नियम ने, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पीए के ऊपर, यानी कि ए के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे वेपर प्रेशर उतना ज्यादा बनेगा। क्या कहा मैंने, ए का मॉलिक्यूल यानी कि मोल प्रभार जितना अधिक होगा उतना ज्यादा हमारा क्या बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा। तो वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, जहां जीटा ए क्या है, मोल प्रभार है किसका, विलायक का। मोल प्रभार जानते हैं, मोल हिस्सा, मोल का हिस्सा, यानी जितने ज्यादा ए होंगे उतने ज्यादा वेपर बनेंगे और उतना ज्यादा वाष्प दाब बनेगा। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, इसके ऊपर हमने पढ़ाया था आपको, पिछला ही क्लास था राउल्ट का नियम। अच्छा होगा कि आप पिछला क्लास देख करके आए ताकि और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इसको। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। अब इसके बारे में हमने और भी कहा था कि पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू जीटा ए, के इंटू जीटा ए। और इसके के बारे में आपने निकाला था कि यदि हमारा शुद्ध विलायक वाष्प दाब हो, यानी कि हमारा विलायक कैसा हो, शुद्ध विलायक के लिए बात करें, शुद्ध द्रव ए के लिए बात करें, शुद्ध द्रव ए के लिए बात करें, तो पी ए का वैल्यू क्या हो जाता है, पी ए का वैल्यू पी नॉट ए, और एक्स ए का वैल्यू यानी कि जीटा ए का वैल्यू क्या हो जाता है 1, क्योंकि जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो जीटा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो जीटा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो जीटा ए का वैल्यू 1 हो जाता है। तो हमने क्या कहा था कि के बराबर आप क्या लिखोगे, पी नॉट ए, के बराबर क्या लिखेंगे, पी नॉट ए। तो इतने को मिटाते हैं, पहले इतने को लिखें, तो के बराबर हमने क्या रखा, पी नॉट ए रखा, तो के बराबर पी नॉट ए आने से क्या हो जाएगा, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू जीटा ए, पी नॉट ए इंटू जीटा ए। और ये पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू जीटा ए, पी नॉट ए इंटू
जीटा ए। पीए क्या, विलयन का वाष्प दाब या कहो विलायक का वाष्प दाब, क्योंकि दोनों एक ही है, क्योंकि विलायक के कारण ही विलयन में वाष्प दाब आ रहा था। पी नॉट ए क्या, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जीटा ए क्या, मोल प्रभाज किसका, ए का या विलायक का, है ना। ये भी राउल्ट के नियम के अंतर्गत आया था, ये भी हमने पिछले क्लास में बता दिया था। अब इस मेथड से चाहे तो आप पीए निकाल सकते हैं, यानी कि विलयन का वाष्प दाब निकाल सकते हैं, क्योंकि पीए क्या है, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि विलयन का वाष्प दाब है। विलयन का क्या है, ये वाष्प दाब है। और ये क्या है, पी नॉट ए, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अकेले ए था तब की बात है। और जीटा ए क्या है, तो जीटा ए क्या है, ए का विलायक, ए का मोल प्रभाज, विलायक ए का मोल प्रभाज, मोल हिस्सा। और ये कैसे निकालते हैं, तो ये भी आप जानते हैं कि क्या होता है जीटा ए बराबर, तो जीटा ए बराबर होता है Na अपॉन Na प्लस Nb। और वैसे जीटा बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। इसीलिए हमने कहा था कि जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। दोनों का एलसीएम निकालोगे तो Na प्लस Nb आएगा, फिर दोनों का ऊपर जुड़ जाएगा, Na प्लस Nb हो जाएगा, तो कट होकर के क्या बचेगा, 1। अब इसी पर राउल्ट के नियम ने क्या कहा कि ये तो खैर किसका है, विलयन का कहो चाहे विलायक का कहो, क्योंकि अवाष्पशील विलय मिलाए हैं, तो जो विलायक का जो वाष्प दाब है वही विलयन का वाष्प दाब बन गया, क्योंकि बी तो वाष्प बना ही नहीं रहा था। अब बी वाष्प नहीं बना रहा था, तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के कारण ही हो रहा था। वाष्पशील तो कौन था, विलायक था, तो विलायक का वाष्प दाब कहो चाहे विलयन का वाष्प दाब कहो, एक ही बात है। अब इसी पर राउल्ट का नियम आता है, और वो क्या कहते हैं कि अवाष्पशील विलय वाले विलयन का, अवाष्पशील विलय वाले विलयन का वाष्प दाब, अवाष्पशील विलय वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक कैसा है, यहाँ पर ऐसा लिख लो, विलायक को जो है वाष्पशील विलायक, या विलयन का जो वाष्प दाब है ऐसा लिख लो, विलायक मत कहो, क्योंकि अवाष्पशील विलय में विलायक भी आएगा। तो अवाष्पशील विलय वाले विलयन का जो वाष्प दाब है वो वाष्पशील घटक के, वाष्पशील घटक यहाँ पर कौन है, यहाँ पर इस स्थिति में विलायक है, तो वाष्पशील घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। वाष्पशील घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा तुम उसका लोगे हिस्सा, किसका, वाष्पशील घटक का, उतना ज्यादा वाष्प बनेगा, जितना कम लेंगे उतना कम बनेगा। ये राउल्ट का हमारा दूसरा नियम था। तो अवाष्पशील विलय वाले विलयन का जो वाष्प दाब है वो वाष्पशील घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, ये केवल अवाष्पशील विलय वाले विलयन में ही मिलेगा हमको। अब इसी को हम कुछ और तरीके से लिख सकते हैं। सर क्या लिख सकते हैं कि पी ए बराबर, आपने कहा पी नॉट ए एक्स है, तो हमने तो पढ़ा है कि एक्स ए प्लस यानी कि जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ से यदि हम कहें जीटा ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस जीटा बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस जीटा बी। तो यहाँ इस स्थान पर हम रखेंगे पी नॉट, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, वो पी नॉट ए इंटू 1 माइनस जीटा बी। अब 1 माइनस जीटा बी को, अब पी नॉट ए क्या है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी ए क्या, विलयन का वाष्प दाब, जीटा बी क्या, विलय का मोल प्रभाज, जीटा बी क्या, विलय का मोल प्रभाज, जीटा बी क्या, विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज। तो पी नॉट ए को जब हम अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू जीटा बी, और इधर क्या है हमारे पास, पी ए। हम जीटा बी वाले टर्म को इधर ला लेते हैं, पी ए को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पी नॉट ए इंटू जीटा बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए। अब इस बात को ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्या है, तो पी नॉट ए के बारे में यदि हम कहें तो पी नॉट ए क्या है, इसको मिटाना पड़ेगा नियम को। तो पी नॉट ए क्या है बताइए, पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए क्या है हमारा, पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, बार बार बता रहे हैं, ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी ए क्या है, विलयन का वाष्प दाब, किसका, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। अब यहाँ पर देखें कि पहले जो था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, ये विलयन का वाष्प दाब है,
तो पहले क्या था, ज्यादा था, अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है इसके बारे में बता रहा है। ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में जो कमी हो रही है इसको बता रहा है। ये जो टर्म है ये क्या बता रहा है, वाष्प दाब में जो कमी हुई है उसको बता रहा है। यानी कि ये जो टर्म है हमारा कौन, ये जो लिखा है हमने, ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में कमी आई उसको हम बता रहे हैं। वाष्प दाब में क्या हुआ, अवनमन, यानी कि कमी आई, वाष्प दाब में अवनमन हुआ। अब यहीं से हम जीटा बी का वैल्यू निकालना चाहें तो जीटा बी बराबर क्या हो जाएगा, तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई जीटा, सॉरी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। और ये क्या है हमारा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखिए हम पहले क्या था, केवल कमी बता रहे थे, अब हम तुलना करके बता रहे हैं कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कितना कम हुआ, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कितना कम हुआ। ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी कि तुलना कर रहे हैं। जैसे कि हम कहें कि पहले हमारा जो प्रेशर था वो 100 था, है ना। अब पीए का जो, यानी कि ये विलायक का वाष्प दाब कितना था, विलायक का वाष्प दाब था हमारा 100, मान के चलते हैं कितना था 100, और विलयन का वाष्प दाब मान के चलते हैं कितना आएगा 80, कितना आ गया 80। तो 100 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 80 घटाया डिवाइडेड बाई 100, मतलब कितना है 20/100, मतलब पहले 100 था अब कितना हो गया है, कमी कितनी हो गई है 20। तो 100 से तुलना करें तो 100 में 20 की कमी हो गई, 100 में कितनी कमी हो गई, 20 की कमी हो गई। इसको हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक, आपेक्षिक मतलब तुलना कर रहे हैं, किसी से हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तुलना करने के बाद इतना आया, ये हमको बतला रहा है। और ये क्या होता है, ये होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं, पहले इतनी बातों को नोट करो। तो अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है, ये हमारे पास अणुसंख्या गुणधर्म ये होता है कि ये जो है कण की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब मैं उधर ग्लूकोज दे रहा हूँ, सुक्रोज दे रहा हूँ, या फ्रुक्टोज दे रहा हूँ, या यूरिया ले रहा हूँ, तो सभी के लिए कमी आएगी, सभी में कमी आएगी, ऐसे नहीं कि कमी नहीं आएगी। लेकिन जब आप उसकी मात्रा बढ़ाते जाओगे तो ये कमी और बढ़ती जाएगी। क्या कहा मैंने, यदि आप इसकी मात्रा बढ़ाते जाओ, किसकी मात्रा बढ़ाते जाओ, जो अवाष्पशील विलेय है उसकी मात्रा बढ़ाते जाओ, तो होगा क्या, ये वाष्प दाब में जो कमी है आपेक्षिक अवनमन ये बढ़ता जाएगा। तो अणुसंख्या गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो क्या करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति के ऊपर। नोट कर लियो, तो इतना मिटा रहा हूं मैं। तो हेडिंग डालेंगे अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे, फिर इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, तो नोट कर लीजिए इतनी बातों को, तो मैं नोट करके मिटा रहा हूँ, आपको नोट करवा दिया हो। तो चलो, तो मैंने क्या कहा इसके बारे में कि ये हमारा क्या है, एक प्रकार का अणुसंख्या गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो नोट करेंगे क्या, अणुसंख्या गुणधर्म, अणुसंख्या गुणधर्म। अब अणुसंख्या गुणधर्म के बारे में आप जानेंगे, नया टाइप का गुणधर्म, नया टाइप का टॉपिक कुछ नहीं, बस थोड़ा सा परिभाषा है। तो अणुसंख्या गुणधर्म वे धर्म होते हैं, या अणुसंख्या गुणधर्म, अणुसंख्या गुणधर्म वे गुण होते हैं, वे गुण होते हैं जो कणों की, या अणुओं की कह सकते हो, कण मतलब अणु भी कह सकते हो यहाँ पर, जो अणुओं की या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति के ऊपर। किसके, कणों की प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं, तो ना कि कणों की प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं, प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो अणुसंख्या गुणधर्म वे गुणधर्म है, या वे गुण है जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि कणों की प्रकृति के ऊपर। यानी कि आप यूरिया डालो, चाहे सुक्रोज डालो, चाहे ग्लूकोज डालो, सभी में वाष्प दाब में कमी आएगी, किंतु उसकी मात्रा बढ़ाते जाओगे। यानी कि आप मान लो ग्लूकोज ले लिए, आप सुक्रोज ले लिए, हो सकता है आप यूरिया ले लिए, तो सभी में कमी आएगी। लेकिन इन्हीं की मात्रा, यानी कि इन्हीं का द्रव्यमान या इन्हीं का संख्या बढ़ाते जाओगे तो क्या होता जाएगा, वाष्प दाब में कमी और आती जाएगी। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं हिमांक में अवनमन, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें जो कमी आई है इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वथनांक में उन्हें, ये भी इन्हीं का प्रॉपर्टी है। और क्या है, परासरण दाब, यानी कि जिसको आप ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ये भी इन्हीं का प्रॉपर्टी है।
तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम इसके पूरे न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करते हैं, न्यूमेरिकल्स देखेंगे और सॉल्व करेंगे कि अवाष्पशील विलेय मिला देने पर किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब है ये कितना कम होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से देखना इस कहीं पर, है ना। तो मैं एक नहीं, शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब 60 किसी ताप पर, शुद्ध जल का वाष्प दाब किसी ताप पर 60 mm ऑफ Hg है, 60 mm ऑफ Hg है। शुद्ध जल का वाष्प दाब किसी ताप पर 60 mm ऑफ Hg है। तो उस विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, तो उस विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें, वाष्प दाब ज्ञात करें जो या जिसमें, जिसमें लिखो जो नहीं, जिसमें 30 ग्राम यूरिया 72 ग्राम जल में घुला हुआ है, 72 ग्राम जल में घुला हुआ है, जल में घुला हुआ है। ठीक है, 72 ग्राम जल में घुला हुआ है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो हमारा यूरिया है ये कैसा है, ये अवाष्पशील है। यूरिया कैसा है, अवाष्पशील है, क्योंकि ये सॉलिड होता है। और जो यहाँ पर हमारा जल है ये कैसा है, वाष्पशील है। जल कैसा है, वाष्पशील है। तो आप समझ गए होंगे कि विलायक कौन है और विलेय कौन है। तो हमको क्या दिया गया है, सबसे पहले हमको दिया गया है P नॉट ऑफ A, क्या दिया गया है 60 mm ऑफ Hg। और क्या दिया गया, हमको भार दिया गया है किसका, मास ऑफ यूरिया दिया गया है, यूरिया का द्रव्यमान दिया गया है। तो यूरिया का द्रव्यमान दिया गया है, तो हमको पहले तो क्या निकालना है ये पता होना चाहिए। तो Pa निकालने को कहा जा रहा है, हमको क्या पूछा जा रहा है, Pa के बारे में पूछा जा रहा है कि Pa क्या होगा। तो Pa निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, Pa बराबर एक फार्मूला होता है P नॉट A इंटू जीटा A। दूसरा फार्मूला आपके पास होता है कि क्या, कि जीटा B बराबर क्या होता है, P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाई P नॉट A। आप दोनों मेथड का उपयोग कर सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल महसूस हो। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, जीटा A निकालो या Na निकालो। तो सबसे पहले हम N ऑफ यूरिया निकालते हैं, किसके लिए, यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। तो यूरिया का जो हमको दिया गया द्रव्यमान है ये कितना है, 30 ग्राम है। यूरिया का दिया गया द्रव्यमान कितना है, 30 ग्राम है। और उसका जो एटॉमिक वेट होता है ये कितना होता है, 60। अरे फॉर्मूले से देख लो, NH2CO NH2। तो यहाँ पर क्या हो गया, NH2 का 2 बार यानी कि 14 इसका, 2 इसका 16 मतलब 2। और यहाँ पर कितना कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो कितना निकल जाएगा 60, टोटल हो जाएगा 60। 16 दूनी 32, 32 और 12 यहाँ पर हो गया 44, 44 और 16 कितना हो गया 60। तो यहाँ पर N ऑफ यूरिया कितना आया 1/2। हम जल निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जल, तो मतलब वाटर। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना दिया गया, इसका द्रव्यमान तो 72 ग्राम दिया गया है। और इसका जो एटॉमिक वेट होता है यानी कि मोलर मास होता है वो कितना होता है 18। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 चौक 72, 18 चौक 72। नंबर ऑफ मोल्स निकल करके आ गया कितना, कितना, अच्छा इसको लिख लो 0.5 करके, इसको लिख लो 0.5 करके। और इसका कितना निकल करके आया, कितना निकल करके आया 4। अब जीटा बी का जब वैल्यू निकालेंगे, जीटा बी मतलब यूरिया के लिए, ये विलेय के लिए है ना। तो जीटा बी का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा 0.5 यानी कि क्या होता है, तो N ऑफ यूरिया यानी कि N ऑफ बी डिवाइडेड बाई N ऑफ ए प्लस N ऑफ बी। इसको आप चाहो तो Na कह लो और इसको चाहो तो NB कह लो। तो NB का वैल्यू कितना दिया गया है 0.5 है ना। और Na का वैल्यू कितना है 4 और ये कितना है 0.5। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 4.5। ये किसके इक्वल है, लगभग 1/9 के। अब चाहो तो यहाँ मान रख लो, है ना, यहाँ मान रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 1/9 क्या आ गया जीटा बी का वैल्यू। P नॉट A का वैल्यू कितना दिया गया है 60, PA का वैल्यू नहीं पता, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 60। यहाँ से काट लो 3 3 9 3 20 60। हाँ, अब 3 गुणा कर लो इसका, तो 20 से कम 20 और इधर हो जाएगा 360 मतलब 180, 60 गुणा 3 मतलब 180। और 3 का PA से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3PA। 20 को उधर ले जाओ, 3PA को इधर ले आओ, तो 3PA बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 20 और ये कितना हो जाएगा 160। और ये कितना हो गया 3PA। तो PA बराबर क्या हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 3। तो ये लगभग आ जाएगा 53.33, 53.33। ठीक है, चाहो तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल करके दिख सकते हो, वहां से भी बना सकते हो, जहां से बनाओ वहां से आंसर आएगा। तो नोट करो इतनी बातों को, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि ये दिया गया है तो P नॉट A का वैल्यू हम यदि मान लेते हैं कि 100 हो तो उसको 80% तक कम करना है। तो 80% तक कम करना है मतलब PA का वैल्यू क्या हो जाएगा 80
पीए का वैल्यू क्या है 80% तक कम करना है, कहने का मतलब 20 लाना है। आंसर क्या लाना है 20, तो 80% तक कम करना है मतलब 80। अब हमको क्या करना है, इसका जीटा बी के बारे में जानते हैं। तो जीटा बी बराबर क्या होता है, तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई क्या होता है पी नॉट ए। और जीटा बी के वैल्यू के लिए हमारे पास वैल्यू दिया गया है 100, इसका होता है 80 डिवाइडेड बाई 100। तो कितना हो जाएगा, ऊपर 20 नीचे कितना 100, तो ये से ये कट गया, तो ये कट गया, 2 एकम 2 पंचे 10। तो जीटा बी का वैल्यू कितना आया 1/5। और जीटा बी के वैल्यू के साथ यदि हम जाने तो Na का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो Na का वैल्यू क्या है ऑक्टेन के लिए, तो 114 ग्राम दिया गया द्रव्यमान। और C8H18 का जो द्रव्यमान होता है ये भी कितना होता है, लगभग 100, मतलब लगभग क्या 114 ही होता है। तो ये 114 से 114 कट गया, कितना आया 1। अब हम जीटा बी का वैल्यू यदि हम जानते हो तो ये क्या होता है Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। अब जीटा बी का वैल्यू हमको मिल गया है कितना 1/5। हमको Nb का वैल्यू नहीं पता, तो Nb का वैल्यू को हम Nb लिख लेते हैं। Na का वैल्यू मिल गया 1 और इसका वैल्यू क्या Nb। तो हम क्या कर देते हैं, इसको पलट देते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं पलट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस Nb डिवाइडेड बाई Nb बराबर क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1। इसको हमने क्या कर दिया पलट दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 Nb बराबर 1 प्लस Nb को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 4 Nb बराबर 1। तो Nb बराबर क्या आ जाएगा 1/4। अब Nb का वैल्यू आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, है ना, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मास हमको पता है क्या, नहीं पता है, नहीं पता है तो हम क्या लिख लेंगे उसको x। मोलर मास कितना दिया गया है 40, कितना दिया गया है 40। और Nb का वैल्यू कितना दिया गया अपने को 1/4, कितना दिया गया है 1/4। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 1 बराबर 4 एकम 4 4 दहा 40। तो कितना हो जाएगा 10 ग्राम। ये वैल्यू कितना आया 10 ग्राम। वो आंसर मैं लिख दिया था शुरू में तो आंसर कितना आया 10 ग्राम। फिर से देखें क्या कहा मैंने, पहले क्या निकाला पी नॉट ए 100 होता है, पी ए बराबर 80। जीटा बी का वैल्यू क्या होता है पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, जहां शुद्ध विलायक ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पढ़ाया अभी। पी नॉट ए का वैल्यू 100 दिया है, पी ए का वैल्यू 80 आया, पी नॉट वैल्यू 100 लिख दिया। तो जब मैंने इसको घटाया तो आंसर 20 आया, डिवाइडेड बाई कितना आया 100, घटाया तो 1/5। तो जीटा बी का वैल्यू कितना आया 1/5। जीटा बी का वैल्यू से हम क्या करेंगे Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। Na का वैल्यू क्या 114 यहाँ दिया गया था, ऑक्टेन का भार कितना होता है 114, कांटा तो कितना आया 1। तो जीटा बी का वैल्यू में हमने रखा Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। जीटा बी का वैल्यू आया 1/5। जीटा बी का वैल्यू में हमने Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb का मान रखा, Na का वैल्यू 1, Nb को Nb रखा। अब हमने इसको क्या कर दिया पलट दिया, तो क्या आ गया 1 प्लस Nb डिवाइडेड बाई Nb बराबर है क्या हो गया 5 डिवाइडेड बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 5 Nb बराबर 1 प्लस Nb। तो इसको उधर ले गया तो ये कितना हो गया 4 Nb और इधर क्या आया 1। तो Nb बराबर क्या हो गया 1/4। Nb बराबर क्या आ गया 1/4। तो Nb बराबर क्या हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो 1/4 बराबर क्या हो जाएगा x/40। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 10 ग्राम आया आंसर हमारे पास, कितना आया 10 ग्राम। नोट कर ले है ना। क्वेश्चन देखते हैं 300 केल्विन ताप पर, 300 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का जो वाष्प दाब है ये कितना है 12.3 किलो पास्कल है, 12.3 किलो पास्कल है। ठीक, तो इसमें एक मोलर अवाष्पशील विलेय मिला देने पर, एक मोलर अवाष्पशील विलेय मिला देने पर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें, विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें, विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन चलिए, तो हमको ताप दिया गया है, ताप से मतलब नहीं, अपने को क्या दिया गया है पी नॉट ऑफ ए यानी कि वाटर के लिए कितना दिया गया है 12.3 किलो पास्कल। क्या हमको पीए दिया गया है, नहीं पीए तो नहीं दिया गया है। तो हमको क्या दिया गया जीटा भी दिया गया क्या, नहीं जीटा भी के लिए भी हमको क्या दिया गया एक शर्त दिया गया है कि एक मोलर वैल्यू मतलब एक मोलर अवाष्पशील विलेय, मतलब कहने का मतलब है कि एक मोल विलेय 1000 ग्राम जल में क्या है घुला हुआ है, 1000 जल में क्या है घुला है। ये मोलरता हमने पढ़ा रखा है आपको
लेक्चर नंबर आप देख सकते हैं 1 को, वहां मिल जाएगा आपको, या फिर टाइप कर लेना कि मोलारिटी एंड मोलालिटी बाय साइंस एकेडमी भूपेंद्र, वहां से आपको मिल जाएगा। तो 1 मोल विलेय 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में क्या है, 1000 ग्राम जल में घुला हुआ है, यानी कि हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जल पे निकाल लेते हैं, यानी कि वाटर का। तो हमको द्रव्यमान कितना दिया गया है, 1000 ग्राम, कितना दिया गया है 1000 ग्राम, उसका वेट कितना होता है तो 18, तो ये कितना हो गया 1000 बाई 18, और एन ऑफ अवाष्पशील विलेय मतलब बी कह सकते हो, तो ये कितना दिया गया 1 मोल, कितना है ये 1 मोल, और ये इतना मोल। तो हम फार्मूला लगा करके यहाँ बना सकते हैं क्या, जीटा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो जीटा बी का वैल्यू एन बी, तो एन बी का वैल्यू कितना 1, एन ए का वैल्यू कितना है 1000 बाई 18, इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस 1000 बाई, ऐसे लिख लो एन बी प्लस एन ए। तो 1000 बाई 18 हमारे पास कितना आया, जल का मॉलिक्यूल, मतलब जल का मोल आया। ये किसका वैल्यू आया, जीटा बी का वैल्यू आया। और जीटा बी का वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जीटा बी का वैल्यू क्या होता है, तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। और जीटा बी का वैल्यू हमारे पास कितना है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू पी नॉट ए। तो पी नॉट ए का वैल्यू कितना दिया 12.3, अब जिसमें दिया है उसको लिख लो, किलो पास्कल आए तो किलो पास्कल, पी ए का वैल्यू नहीं पता, डिवाइडेड बाई 12.3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास पी ए का जो वैल्यू आएगा ये लगभग आ जाएगा हमारे पास 12.08 किलो पास्कल। ये तो था हमारा मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहे तो, दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहे तो ये हमारा था मेथड 1। दूसरे मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है, तो पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू जीटा ए। और जीटा ए का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, यहीं से निकाल लो। जीटा ए बराबर क्या होगा, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, या एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, जैसे कहो, है ना। तो जीटा ए का वैल्यू, एन ए का वैल्यू 1000, एन बी का वैल्यू 1, और इधर 1000 डिवाइडेड बाई 18, ये किसका आया, जीटा ए का वैल्यू आया। और पी नॉट ए तो पता है कितना है 12.3 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1000 बाई 18। अब यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 12.08 किलो पास्कल। अभी कैलकुलेशन आप घर में करते रहना अपना कैलकुलेटर निकाल करके। ये हमारे पास किसका वैल्यू आया, पी ए का वैल्यू आया, यानी कि विलयन का वाष्प दाब आया। ठीक है, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, विलयन का वाष्प दाब आ गया। तो आज के क्लास को यही विराम देंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो वीडियो और टॉपिक पूरा समझाया हो डेप्थ में, तो समझ आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना, आगे शेयर करना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।